हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आपका ये केमिस्ट्री क्रैश कोर्स का थर्ड लेक्चर है। इसमें आपका सॉलिड स्टेट का जो लास्ट का कुछ सेक्शन बचता है उसको डिस्कस करेंगे। ये वाला भी आपका क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। पर जो आपका सॉलिड स्टेट का थर्ड पार्ट बचता है, इसमें आपको बेसिकली जो सॉलिड्स में डिफेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं सॉलिड्स की, इसके बारे में डिस्कशन रहता है। तो ये जो पार्ट है आपका, ये थ्योरेटिकल ज़्यादा है। तो क्वेश्चंस लेने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। डिफेक्ट्स क्या होता है, कैसी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इन सब के बारे में बताएंगे कि आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं सॉलिड्स की। डिफेक्ट्स के बारे में सब हम डिस्कस करेंगे। पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं, इसके बाद क्वेश्चंस लेंगे। पहले तो डिफेक्ट क्या होता है किसी भी सॉलिड में। आप जानते हैं कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मीन्स होता है कि काफ़ी लंबे टाइम तक एक सा पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा होगा। जो यूनिट सेल होती है वो खुद को बार बार रिपीट करती है और पूरा क्रिस्टल फॉर्म होता है। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसमें डिफेक्ट होता है। डिफेक्ट का मीन कि कहीं भी इसकी जो सिमेट्री है वो डिस्ट्रॉय हो रही होती है, और सिमेट्री है वो कहीं ना कहीं लूज हो रही होती है। तो आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें दो तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। एक आपका पॉइंट डिफेक्ट होता है, एक आपका लाइन डिफेक्ट होता है। तो यहाँ पॉइंट और लाइन डिफेक्ट क्या मीन्स है। जैसे एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसका कोई लैटिस पॉइंट है, उस लैटिस पॉइंट से कोई कैटायन या एनायन डिसलोकेट हो गया है, तो इस तरह का कोई भी डिफेक्ट आएगा तो उसे हम पॉइंट डिफेक्ट में लेंगे। लाइन डिफेक्ट का मीन्स होता है किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो एंटायर लाइन है उसमें पूरे में डिफेक्ट आ गया है, उसको लाइन डिफेक्ट कहेंगे। अब आपका जो पॉइंट डिफेक्ट होता है इसके भी तीन पार्ट्स हैं। एक आपका है स्टोइक्योमेट्रिक, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब इनका क्या मीन्स होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। स्टोइक्योमेट्री का क्या मीन्स होता है। स्टोइक्योमेट्री का मतलब होता है जो आपका रेशियो है केटायन और एनायन का वो सेम रहेगा। आपका डिफेक्ट है, डिफेक्ट आने के बाद आपकी जो रेशियो है वो सेम रहने वाली है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास एक क्रिस्टल है जिसका केमिकल फॉर्मूला H3B4। अब H3B4 में कोई भी डिफेक्ट आता है, ऐसा डिफेक्ट जो स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है, तो इसके बाद भी जो केटायन और एनायन का रेशियो है वो H3B4 ही रहने वाला है। नॉन स्टोइक्योमेट्रिक का मीन्स है आपके पास कोई भी क्रिस्टल है लाइक A2B1, इस तरह का आपके पास क्रिस्टल है, लेकिन जब डिफेक्ट आएगा तो जो इसका रेशियो है, जो स्टोइक्योमेट्री है इसकी, ये डिस्टर्ब हो जाएगी। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स होते हैं किसी इम्प्योरिटी की वजह से जो डिफेक्ट रहता है आपके क्रिस्टल में, उसे इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। इसकी वजह से काफ़ी बार हीट करने पे कंपाउंड्स में कलर आपको मिलते हैं। एफ सेंटर्स की बात की जाती है, वो सब इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंडर में आती है। अब आपका जो स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है ये आपके कोर्स में ज़्यादा प्रोनाउंस होता है, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ये देखिए, इस पर भी दो तरह के डिफेक्ट होते हैं। एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट और आपका नेक्स्ट होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो जो वैकेंसी डिफेक्ट होता है, यहाँ क्या होता है, आपके पास पूरा क्रिस्टल है, उसके किसी लैटिस पॉइंट से आपका कैटायन गायब हो गया, वहीं से आपका एक एनायन भी वहाँ से हट गया, तो आपका जो रेशियो है वो सेम रहने वाला है। आपका कोई भी क्रिस्टल है, आपने देखा कि आपके पास कोई भी क्रिस्टल जैसे है तो आपका उतने ही नंबर्स में कैटायन एनायन इक्वल नंबर में आपके वहाँ से गायब हो जाएंगे। मतलब कि वो कहीं बाहर चले जाएंगे, हीट कर दिया किसी वजह से, तो आपका वहाँ वैकेंसी क्रिएट होगी, पर जो आपका स्टोइक्योमेट्री है वो डिस्टर्ब नहीं होने वाली है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, इसमें आपका केटायन या एनायन है वो इंटरस्टिशियल साइड पर चला जाता है, उस क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता है। तो इसमें भी स्टोइक्योमेट्री में कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई भी आपका डिफरेंस नहीं आने वाला है स्टोइक्योमेट्री में। पर जो आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, इससे आपकी जो डेंसिटी भी है, डेंसिटी में भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता। पर वैकेंसी डिफेक्ट में आपका जो डेंसिटी है उसमें अंतर आने वाला है, क्योंकि आपका मास कम हो गया, वॉल्यूम अभी भी उतना ही है, तो आपकी डेंसिटी कम हो जाएगी। तो जो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स हैं, ये आपके नॉन आयनिक सॉलिड्स में ज़्यादा प्रोनाउंस होते हैं। आपका जो नॉन आयनिक सॉलिड्स है वहाँ आपको ज़्यादा ये मिलेंगे। पर हमारा बेसिकली हम बात करते रहते हैं आयनिक सॉलिड्स की। तो जो आपका आयनिक सॉलिड्स है वहाँ पे इस तरह के दो डिफेक्ट होते हैं। एक होता है आपका फ्रैंकल डिफेक्ट, एक होता है आपका शॉर्टकी डिफेक्ट। तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं।
इस तरह ये जो फ्रैंकल डिफेक्ट है, इसमें क्या है कि आपका कोई भी कैटायन एनायन मिसिंग तो हो नहीं रहा है, कैटायन अपनी प्लेस से डिसलोकेट होकर इंटरस्टिशियल साइट पर जा रहा है। तो आपका जो डेंसिटी है, डेंसिटी में कोई अंतर नहीं पड़ता है, आपका डेंसिटी जैसा पहले था वैसा ही डेंसिटी बाद में रहेगा। फ्रैंकल डिफेक्ट का अगर आप एग्जांपल लेते हैं, इसमें ऐसे आयनिक सॉलिड्स आएंगे जिसमें आपका कैटायन का साइज एनायन के साइज से बहुत छोटा होता है। फॉर एग्जांपल AgCl और आपका ZnS। यहाँ पे जो कैटायन है आपका, इसका जो साइज है वो बहुत छोटा है आपके एनायन से। तो इस तरह के जो भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो फ्रैंकल डिफेक्ट को शो करते हैं। आपका जो नेक्स्ट डिफेक्ट होता है जिसकी बात कर रहे हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट। जो शॉर्टकी डिफेक्ट होता है वो एक तरह का वैकेंसी डिफेक्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है, आपका इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और इक्वल नंबर ऑफ एनायन आपके मिसिंग होंगे, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन मिसिंग होंगे, जिसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहेगी। जैसा कि आपको पता है, फ्रैंकल शॉर्टकी दोनों ही डिफेक्ट स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हैं। इन डिफेक्ट्स में आपका जो रेशियो है, आपको जैसे एग्जांपल दिया था जैसे A4B3 है, तो ये जो कैटायन एनायन का रेशियो वो आपका हमेशा सेम रहने वाला है। तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन जब डिसलोकेट हो जाते हैं, उस क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, तो आपका शॉर्टकी डिफेक्ट होता है। यहाँ आपकी स्टोइकियोमेट्री में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। लेकिन यहाँ पे आपकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी आपका क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम M/V। अगर आपका जो मास है वो घट गया क्योंकि आपके कैटायन एनायन मिसिंग हो गए, तो ये जो आपकी डेंसिटी है वो भी ओवरऑल रिड्यूस हो जाती है। ये शॉर्टकी डिफेक्ट है आपका। अगर आप एक और डिफेक्ट की बात करते हैं, जो आपका स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट है, जिसमें आप इम्प्योरिटी डिफेक्ट की बात करते हैं, तो आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट इस तरह होता है। आप मान लीजिए आपके पास एक मोल्टेन NaCl है, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड है। अब आप जानते हैं कि जो यहाँ पे कैटायन है वो Na+ है, एनायन आपके पास Cl- है। अगर इसको हम हीट करते हैं, मान लीजिए स्टोनियम के इस एटमॉस्फेयर में इसको हम हीट करते हैं, तो आप ये मानिए अगर ऐसा हो जाता है कि दो Na+ के जो दो एटम होंगे, यहाँ पे दो आयन होंगे Na+ के, वो यहाँ पे निकल जाते हैं और उनकी प्लेस ले लेता है स्टोनियम। तो यहाँ पे आपका देखिए, जो आपकी स्टोइकियोमेट्री होने वाली है वो तो सेम रहेगी, क्योंकि दो Na+ डिसलोकेट हुए, उसकी जगह स्टोनियम आ गया। आपका जो स्टोइकियोमेट्री है वो सेम रहने वाला है, जो आपका रेशियो है कंपाउंड का वो सेम रहने वाला है। पर एक Na की जगह ये आ गया, तो आपका क्या हुआ कि एक वैकेंसी सी क्रिएट हो गई। तो इस तरह के जो भी डिफेक्ट होते हैं उन्हें वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। सॉरी, इस तरह के कोई भी डिफेक्ट होते हैं उन्हें इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। कोई भी आपकी इम्प्योरिटी है, दूसरी इम्प्योरिटी को डोप्ड कर दिया है आपने उस कंपाउंड में, और आपका जो ओरिजिनल आयन है वो डिसलोकेट हो गया है और इम्प्योरिटी ने उसकी प्लेस ले ली है। तो इस तरह के कोई भी अगर डिफेक्ट आते हैं उन्हें इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं, और ये आता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के कैटेगरी में आएगा। ऑफ कलर इन सॉलिड एल्कली मेटल्स हैलाइड्स इज जनरली ड्यू टू। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये अक्सर आपको जो PT और नीट दोनों के एग्जाम में मिलेगा। ये जो क्वेश्चन है आपका कि सॉलिड एल्कली मेटल हैलाइड्स हैं, इसमें इसको जब भी हम हीट करते हैं तो इसमें कलर मिलता है, तो इसका रीजन क्या है, चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक एल्कली मेटल हैलाइड है NaCl, इसको आप Na के एटमॉस्फेयर में हीट करते हैं। तो देखिए यहाँ होता क्या है, ये आपका NaCl का लैटिस है। इस तरह आपका पूरा क्रिस्टल मान लीजिए ऑरेंज है, ऐसा बना हुआ है। ये आपका NaCl का पूरा क्रिस्टल है, इसको आपने Na के एटमॉस्फेयर में हीट किया। तो क्या होता है यहाँ पे, जो यहाँ पे Cl- है, जो आपका एनायन है जो इस साइड पे है Cl-, ये आपका यहाँ से डिसलोकेट हो जाता है, यहाँ पहुँच जाता है, Na के साथ कंबाइन हो जाता है और NaCl का फॉर्मेशन करने लगता है। तो जब ये Cl- से Cl होता है तो एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सक्रीट करता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका इस पॉइंट पे ट्रैप हो जाता है। ये जो साइट है जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गया है, ये जो आपकी साइट है जहाँ से Cl- निकला, यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गया है, इसी साइट को F सेंटर कहते हैं। और इसी साइट पे जब हीट करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी एनर्जी रेडिएट करता है और ये विजिबल रेंज में लाई करता है। जो इसकी एनर्जी का रेडिएशन है ये विजिबल रेंज में होता है, जिसकी वजह से हमें कोई ना कोई कलर दिखता है। ये होता है आपका F सेंटर। तो ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, द एब्सेंस ऑफ कलर इन सॉलिड एल्कली मेटल हैलाइड्स इज जनरली ड्यू टू, तो इसका आपका सही आंसर होगा F सेंटर। ये F सेंटर में जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप होता है, इसी की वजह से ये आपको कलर दिखता है। किसी भी सॉलिड एल्कली मेटल हैलाइड को अगर
सॉलिड उसी सॉलिड कैटायन के एटमॉस्फेयर में हीट करते हैं तो आपको जनरली कलर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड इज। तो आपको एग्जाम्पल बताना है मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड का। तो देखिए पहले हम ऑप्शंस देखते हैं। ये देखिए ऑप्शन है सिलिकॉन, कार्बन, टंगस्टन और फॉस्फोरस। देखिए सिलिकॉन और कार्बन की बात करते हैं तो ये सिलिकॉन और कार्बन है, ये आप जानते होंगे ये सेमी कंडक्टर की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तो ये तो मेटल है नहीं आपका। मेटालिक सॉलिड कहा गया है। मेटालिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो शार्प होते हैं, और यहाँ पे जो मेटालिक बॉन्डिंग है आपकी वो वांडर वाल अट्रैक्शन से कहीं ज़्यादा होती है। तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज किसी में शो हो रही हैं तो उसको हम मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। तो ऐसा जो भी यहाँ इन चारों में कंपाउंड है वो टंगस्टन है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों साफ होते हैं, और यहाँ मेटालिक अट्रैक्शन ज़्यादा हाई होता है इसके वांडर वाल अट्रैक्शन से। यहाँ अगर फॉस्फोरस की बात करें, आप जानते होंगे फॉस्फोरस के बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, P4 P8, ये सब कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से बनते हैं, तो ये एक तरह का मेटालिक क्रिस्टल नहीं है। तो यहाँ पर मेटालिक सॉलिड आपका टंगस्टन है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड पढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस द कार्बन एटम इज अरेंज्ड इन ए रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। आपसे कार्बन के बारे में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। आपका ये डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, इनमें जो इनका किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपके अक्सर यूपी के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। यहाँ उसी तरह की प्रॉपर्टी बेस्ड एक क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर किसका होता है। आप बेंजीन के बारे में जानते होंगे, बेंजीन का एक इनर्ट स्ट्रक्चर होता है इस तरह का। ये तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है नहीं, आप जानते ही हैं इसके बारे में। कार्बन ब्लैक है ये। फिर आपका ये ग्रेफाइट आता है। ग्रेफाइट के बारे में भी आपने सुना होगा कि ये सीड टाइप स्ट्रक्चर में होता है। सीड टाइप स्ट्रक्चर होने की वजह से ये डक्टाइल नेचर होता है इसका, तो ये भी नहीं है। आपका डायमंड है, जो डायमंड आपका करेक्ट आंसर है। डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ये डायमंड की प्रॉपर्टी है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर डायमंड होगा। बाकी आपका ये सॉलिड स्टेट चैप्टर है ये आपका फिनिश हो गया है। आपको सॉलिड स्टेट का कोई भी आपको समरी चाहिए, सॉलिड स्टेट चैप्टर की एनसीईआरटी के फाइन पॉइंट चाहिए, या ऐसे आपको पॉइंट्स चाहिए जो आपके एग्जामिनेशन में काम आने वाले हैं, आपको पूरे चैप्टर की समरी, उसके जो की पॉइंट्स होते हैं, जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड मेन पॉइंट्स होते हैं, आपको अगर ये सब चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आप अपना कमेंट बताइएगा कि आपको अगर किसी भी तरह की समरी या की पॉइंट्स, एग्ज़ाम रिलेटेड पॉइंट्स कुछ भी चाहिए हो, वो आप नीचे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।